ठीक है मोहतरम, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट इकोनॉमिक डिफरेंट फर्दर डेफिनेशन या आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया। इनकी बुक का नाम क्या था और इनका फंडामेंटल पॉइंट यानी कि इनका मैटर ऑफ कंसर्न या इनका एरिया ऑफ कंसर्न क्या था, ये इन्होंने किस पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिकली एंगेज किया है पूरे अप्रोच को। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अब यहां से मैं और आप आगे बढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। चलूं, प्रोसीड करूं, आगे बढ़ूं मेरे दोस्तों। मेरे बच्चों आगे बढ़ूं। जिस कहते हैं एक ऐसे था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने वेल्थ को फोकस किया और मैं और आप बात कर चुके हैं वेल्थ क्या है। सर वेल्थ मींस वैल्यू, है ना, इधर गुड्स और सर्विसेज विच हैव अ ट्रांजैक्ट वैल्यू। ठीक, उसके बाद आगे चले। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, इसे लीड कर रहे हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया करते थे, वहां के प्रोफेसर थे और इन्होंने कई कई सारे लॉज, आप में से कई सारे बच्चे पीछे पढ़ के आ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने एंगेज किए, कई सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है ना वो डेवलप किए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आउटले मेथड, ठीक है, ये नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को लीड करते हैं। 1890 में इन्होंने किताब लिखी दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इस किताब के अंदर इन्होंने मटीरियल वेलफेयर, टेंजिबल बेनिफिट, नजर आने वाला फायदा, मादी बेनिफिट, दो लोगों ने बड़ा शदीद, एक का नाम था मिस्टर कार्लेयल, और ठीक है। अच्छा, जिस एरा में ये डेफिनेशन आई वो था वो था 1776 का एरा। अब ये वो एरा था जिसमें लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट बड़े स्ट्रांग थे। आज तो लोग मेटलिस्टिक होके सोचते हैं ना। मेरी और आपकी मस्जिद भी भाई अब वो मस्जिदें नहीं रही जो अल्लाह के नबी के दौर की मस्जिदें थी। अब वो चाहे सेंटिमेंट बड़े स्ट्रांग थे मजहबी, जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को तो बड़ा ही मतलब कंडेम किया है इस्लाम ने। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं तो ठीक हूँ, मेरे खालू बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, बस अल्लाह से दुआ करें अल्लाह उनके हक में आसानी करें, बहुत सीवियरली सीवियरली इल। जिसमें उन्होंने वेल्थ को फोकस किया। अब इस पे बड़ा शदीद क्रिटिसाइज किया इन दो लोगों ने, कार्लियल और रस्किन, और ये थे भी बड़े प्रोमिनेंट और एमिनिएंट किस्म के एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने बोला भाई ये एडम स्मिथ जो हमें सिखा रहा है, ये जो हमें बता रहा है, ये तो डिस्मल साइंस है। डिस्मल साइंस से मुराद है कि सर ये तो शैतानी इल्म है। अब ये जो हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जो है वो है ना, अपने घर के काम करते हैं, पड़ोसियों के काम आ जाते हैं, सोसाइटी में कई तरह के कंस्ट्रक्टिव कामों में पार्टिसिपेट करते हैं और हमें उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर कार्लियल और रस्किन ने ये बोला कि भाई अगर आप हर चीज में वेल्थ को इन्वॉल्व कर देंगे तो सोसाइटी से वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया था कि बगैर वेल्थ के इकोनॉमिक्स को आप इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो एल्फ्रेड मार्शल ने वेल्थ को डिस्कस जरूर किया, लेकिन उन्होंने वेलफेयर की पख लगा दी, वेलफेयर को इंगेज कर दिया, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में कोई नई बात नहीं बोली, उन्होंने वेल्थ और वेलफेयर को इंटीग्रेट कर दिया। उन्होंने कहा जी वेलफेयर की पोजीशन प्राइमरी और वेल्थ की पोजीशन सेकेंडरी है। फिर रॉबिन्स आए, और रॉबिन्स हैं जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता है। 1932 में किताब लिखी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और इन्होंने आकर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को यकसर मुख्तलिफ कर दिया। और ये वो एरा था जहां से इकोनॉमिक्स की पूरी साइनर्जी में एक बड़ा डेविस्टेटिव किस्म का, एक बड़ा मॉडर्नाइज किस्म का इंपैक्ट आया और इकोनॉमिक्स ने एक नई डायमेंशन ले ली। और वो क्या था कि सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स which can be satisfied by means of the limited resources। सर हमारी ख्वाहिशात लामहदूद हैं बट हमारे वसाइल महदूद हैं। वी मस्ट हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन मोस्ट अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट वांट। चले आगे। वेलफेयर का मतलब अब्दुल अब्दुल राफे, वेलफेयर का मतलब ये होता है कि देखिए एल्फ्रेड मार्शल का कहने का मकसद ये था कि हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, जिस तरह की भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, उसका असल ऑब्जेक्टिव वेलफेयर है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी फर्नीचर बना रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव फर्नीचर बना के पैसे कमाना नहीं है,
पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव जो है वो लोगों को कंफर्ट फैसिलिटी देना है। अब ये सही था अप्रोच या गलत था, लेकिन उन्होंने वेलफेयर से एसोसिएट कर दिया। एक कंपनी लैपटॉप बना रही है, एक मोबाइल बना रही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव मोबाइल बनाना नहीं है, मोबाइल बनाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव असल में वो, मैं पढ़ा रहा था, अब मैं ये कहूं कि भाई मेरा पढ़ाने का मकसद जो है वो ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊंगा। मेरा असल ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मैं लोगों को तालीम प्रोवाइड करूं, माशरे में लिटरेसी रेट बढ़े और लोगों को फायदा हो। ना फातिमा बेटा बोलिए, के सामने है, क्या है ये साइकिल, जरा देखना। सर साइकिल कहता है जनाब कि सर हम सब की वांट्स अनलिमिटेड हैं। सबसे पहले हमारी लामहदूद ख्वाहिशात हैं, और इन लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए डेफिनेटली वी मस्ट हैव टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सुन रहे हो मेरे बच्चों? सर हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, लामहदूद ख्वाहिशात हैं, ठीक है। सही अब्दुल अजीज, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सर हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, so in order to make it compensate our unlimited want, definitely we must have to perform। ये जूम नहीं हो सकता बड़ाइज भाई, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप जूम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। सर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, in order to make it compensate unlimited want we must have to perform different kind of economic activity। या तो हम लैंड से जुड़ेंगे, या लेबर या कैपिटल या ऑर्गेनाइजेशन। जब हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो बोलो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले में मंथ के एंड में क्या मिलता है? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जब हमें हमारा रिवॉर्ड मिलेगा, उस पैसे से हम क्या करेंगे? एक्विजिशन करेंगे, हासिल करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। और जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिलेगी तो हमें क्या मिलेगी? सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और याद रखना सर, इफ वन वांट इज सेटिस्फाई अनदर क्रॉप्स अप। जैसे ही आपकी एक ख्वाहिश पूरी हुई, अगली ने उसकी जगह ले ली। बड़ी गाड़ी, अच्छा फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन। तो सर एक ख्वाहिश पूरी होगी, अनदर क्रॉप्स अप। एक ख्वाहिश पूरी ना हुई, दूसरी ने जगह ली। ये एक अनएंडिंग साइकिल है जो मुझे और आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में धकेल देता है। देखो वक्त के साथ उसमें इकोनॉमिक्स को बोलूं ना, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नजरिए से इकोनॉमिक्स रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस है। क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस। सर क्या मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट से? कि सर आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है पता है? रिसोर्सेज की स्मार्ट यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज की स्मार्ट यूटिलाइजेशन। आज देखो हमारे मुल्क की हर एक एक्टिविटी रुक गई है, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, लोकल प्रोडक्टिविटी गिर रही है, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। मसला फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी। पैसा नहीं है सर मुल्क चलाने के लिए। पूरी दुनिया से पैसे मांग रही है हमारी गवर्नमेंट, है ना। अपने खर्चे कम नहीं कर रही है माशाल्लाह। हाँ, ये बोले कि भाई इस साल के इंक्रीमेंट हम नहीं देंगे, है ना, सारा बर्डन आम लोगों पे डाल रहे हैं। क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है ना, उनकी जिंदगी फिर आसान है भाई। जो जितना बड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी जिंदगी उतनी ज्यादा आसान है। फ्री की बिजली मिलती है, रिहाइश फ्री की मिलती है, पेट्रोल फ्री का मिलता है, बिल यूटिलिटीज के फ्री होते हैं सारे, प्रोटोकॉल फ्री में मिल रहा है, तनख्वाह अलग मिल रही है, हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है, रिटायरमेंट का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन सारा का सारा बर्डन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के ऊपर डाला जा रहा है, जिससे इकोनॉमी अनइवन हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स, फौजी, है ना, जुडिशरी, इनके लोग तो मजे कर रहे हैं, इनके तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। रहने के लिए बड़े बड़े घर गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, बिजली, पानी, गैस, यूटिलिटी सब फ्री है। सारा बर्डन किस पे आ रहा है? आम आवाम पे आ रहा है, जो बेचारी मेहनत कर रही है और काम कर रही है। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज। आज साइंस इकोनॉमिक्स किससे जुड़ी हुई है? कि सर किस तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ना सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, बोलो भाई, बल्कि उसे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सच अ वे दैट वी कैन कंपनसेट द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द पीपल। बोलो समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स से वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। किसे अगेन समझा दूं? नोमी, नोमी किसे समझा दूं सर प्लीज? बेटा हाँ, रिसोर्स क्या है सुन लीजिए। रिसोर्स से मुराद ये है हर वो चीज, रिसोर्स हर वो चीज है मेरे दोस्त, हर वो चीज नौमान, हर वो चीज हमारा रिसोर्स है विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना। एक पेन से लेके एरोप्लेन तक ये सब रिसोर्स है। आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं नौमान जिसे आप और आपकी फैमिली यूज करती है? सर हमारा अपना घर, घर के अंदर फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, घर में पड़ा हुआ कैश,
अम्मा की ज्वेलरी, हमारे कपड़े, हमारा हाउस होल्ड फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, है ना, हमारा मोबाइल फोन, हमारा कंप्यूटर, टेलीविजन, ये सब हमारे रिसोर्स है ना। बिकॉज ये हमने किस लिए खरीदा? बिकॉज वी आर नाउ ट्राई टू मेक इट ड्राइव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। नौमान, समझ रहे हो नौमान मेरी बात? अच्छा नौमान एक बात बताओ, ताया चाचा है घर में, चाचा ज्यादा पसंद है या मामू? बोल नौमान, चाचा या मामू कौन? दोनों, चलो दोनों घर में आ गए, एक साथ आए। अब तो थोड़ी गर्मियां स्टार्ट हो गई है कराची में, तो अब वो दोनों घर में साथ आए, आपने दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाया, एसी पंखा लाइटें वाइटें जलाई, और मामू ने, आपने एक ट्रे में ग्लास और पानी ले जाके रखा और टिश्यू पेपर के, भाई बाहर से आए, पसीना वसीना, हाथ पाथ साफ करना होगा। अब मामू जो है टिश्यू पेपर का बॉक्स उठाएं और एक एक करके उसमें से एक एक फ्लैप निकालकर फेंकना शुरू कर दे जमीन पर। एक फ्लैप निकालें और फेंक दें, दूसरा फ्लैप निकालें और फेंक दें, तीसरा फ्लैप निकालें और फेंक दें, चौथा फ्लैप निकालें और फेंक दें। बोलो क्या करोगे? देखते रहोगे या अंदर जाके अम्मी को बुलाओगे, अम्मी 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 मामू आए हैं, मैंने उनको बिठाया, पानी दिया, टिश्यू पेपर दिया, पता नहीं क्या हो गया, वो एक एक करके टिश्यू पेपर फेंक रहे हैं। अम्मा बोलेंगे नौमान पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है उल्टी सीधी बातें? अम्मा ड्राइंग रूम में जाके देखेंगे, इफ्तिखार तुम्हारा दिमाग ठीक है? पागल होगा, फरदाना से लड़के आए हो क्या? क्यों फेंक रहे हो टिश्यू पेपर हमारा? अबे 100 रुपए के टिश्यू पेपर पे लड़ाई हो गई। अम्मा ने क्या क्या बोल दिया मामू को? क्यों बोल रही है बेटा? कोई वजह बताओगे क्यों बोल रहे हैं? बताइए सर। क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेस को डैमेज कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे रिसोर्सेस को जाया कर रहे हैं। हालांकि क्या औकात है टिश्यू पेपर की यार? आपकी गाड़ी बाहर हफ्सा खड़ी हुई है, हफ्सा आसिम, हफ्सा आसिम की गाड़ी बाहर, अब्बा की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, एक नौजवान आए और नौजवान आके गाड़ी के बोनट पर बैठ जाए और बोनट पे बैठ के उछलना शुरू कर दे, हफ्सा क्या बोलोगी? और उछलो भाई, और जोर से, या फिर चिल्लाओगी बाहर कि ओ पागल आदमी क्या कर रहे हो, बेवकूफ, दिमाग ठिकाने हैं, गाड़ी खराब करोगे क्या हमारी? क्यों बुरा लग रहा है भाई? बोलो क्यों बुरा लग रहा है? सर क्योंकि ये हमारा रिसोर्स है सर। एडम स्मिथ से पहले ना एक तो सोशल साइंस की ब्रांच थी, ने एडम स्मिथ अगर थ्योरी ना देते तो आज इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट में और आप डिस्कस ना कर रहे होते मेरे भाई। सब समझे इस बात को? एडम स्मिथ की थ्योरी इकोनॉमिक्स के अंदर एक फाउंडेशन ब्लॉक है। क्योंकि देखो आज भी, देखो देखो एक मैं बात बताऊं, बिल्कुल सही कह रही है फातिमा जाहिद आप। स्कार्सिटी का मतलब ये होता है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट। आगे कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, ग्रेजुअली चलेंगे, सारी बातें एक साथ नहीं करेंगे। देखो अब्दुल हसीब, ताकि हमारा विजुअलाइजेशन क्लियर हो। अब्दुल हसीब आप मेरे साथ हैं? ठीक है। एक भाई की सैलरी 2 लाख, एक भाई की सैलरी 1 लाख, एक भाई की सैलरी 50,000। बोलो अम्मी का लाल कौन होगा? बोलो अम्मी का लाल कौन? सर वैसे तो अम्मी के लाल तीनों होंगे, लेकिन वो जो 2 लाख वाला है ना, वो थोड़ा डार्क रेड होगा। हाँ, वो थोड़ा डार्क रेड होगा। शाबाश। और जिसकी सैलरी 1 लाख, उसका 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 कलर थोड़ा लाइट होगा, ऐसे ही है ना? हाँ अच्छा, अब जिसकी सैलरी 2 लाख थी, जिसकी सैलरी 2 लाख थी, उसकी शादी कराई, नालायक, वो शादी करके अलग हो गया, अपनी बेगम के साथ भाग गया। अब बताओ वो लाल है या पीला हो गया अम्मा के लिए? बेगैरत, वो तो बस वो गया। अब तो जो गालियां दुनिया में सारी ईजाद हुई हैं वो सारी उसके लिए हैं। नीला पीला जहरीला हो गया बल्कि वो तो साला। ठीक है, दफा करो उसको। तो अब अम्मी का लाल कौन है? वो 1 लाख वाला। हाँ, तो सर अगर ये वेल्थ ना होता ना, तो इकोनॉमिक्स का नजरिया ही आगे ना बढ़ता मेरे लाल। तो ये तुम एडम स्मिथ को इतना निगेट कर रहे हो, वो तुम्हें तो ऐसा लग रहा है एडम स्मिथ की काफ से कच्ची है साली। अबे जिसने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इवेलुएट करा, तुम बोल लो बाबा उसकी कुछ है ही नहीं। अबे दादा ये सही चल रहा भाई मेरे लाल। तो जो वेल्थ है ना, वेल्थ इसका अपना कॉन्सेप्ट है, और बगैर वेल्थ के इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वेल्थ ही तो है जिसे हम या तो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें या दूसरों के बेनिफिट के लिए। अभी आप जाए और सैलानी अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन के बाहर खड़े होकर दुआएं करने लगे, तो वो क्या बोलेंगे? बाबा बड़ी अच्छी बात है आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन साइड पे खड़े हो जाओ, उनको अंदर आने दो जिनको चंदा देना है। हाँ, अब ये एक सवाल भाई का और आ गया कि इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों महसूस हुई? सर मैंने जैसे पहले कहा, इकोनॉमिक्स की जरूरत जो है वो रिसोर्सेस की मैनेजमेंट की वजह से स्टार्ट हुई। कि सर आप देखो ना दुनिया में रिसोर्स मैनेजमेंट, देखो आज दुनिया में वो कौमें तरक्की याफ्ता नहीं है जिनके पास एटम बम है। ये देख लो हमारा हाल क्या हुआ पड़ा हुआ है। वो कौमें तरक्की याफ्ता नहीं जिनकी आबादी ज्यादा है। एक दौर था जिसमें ज्यादा आबादी वाले मुल्क जो है वो ताकतवर होते थे।
अब तो दुनिया का छोटा सा मुल्क है यार साला सिंगापुर, कसम से छोटा सा मुल्क है सिंगापुर, लेकिन आप देखें दुनिया पे छाया हुआ है, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी, पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। कनाडा कोई बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है, इनमें से तो कई सारे मुल्क न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, और हम न्यूक्लियर पावर होकर हमने क्या उखाड़ लिया भाई। हमारी हालत देख लो, अल्लाह माफ करे, चोरों का मस्कन, गधों की जन्नत, नालायकों का पूरा एक समझ लो समंदर है, अल्लाह माफ करे, हर साथ पे उल्लू बैठा हुआ है, एक से एक गधा जो है वो मिनिस्टर बनता है हमारा, अल्लाह अनफॉर्चुनेटली। और इनके भरम देख लो तो ऐसे कि जैसे पता नहीं भाई इन कौन से कलाबे मिला दिए, जमीन आसमान एक कर दिया इन लोगों ने। अबे का एटम बम, और क्या फायदा है ऐसी ब्यूरोक्रेसी और ऐसी जुडिशरी और नालत है साली ऐसी पॉलिटिक्स में, आप इंडिया मांगने के, और एक से एक करप्ट पॉलिटिशियन, एक से एक करप्ट जर्नल, एक से एक करप्ट ब्यूरोक्रेट, और एक खानदान के खानदान चढ़े हुए हमारे सर पे मुसल्लत। आज देखें पड़ोस में हमारा दुश्मन मुल्क है ना जिसे हम इंडिया कहते हैं, ठीक है ना, करप्शन वहां भी है, लेकिन आप नोटिस करो इस वक्त दुनिया की इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट में इंडिया का रेशो हमसे बहुत बेहतर है। मल्टीनेशनल कंपनीज में देख लें, आपको हर 100 में से 15-20 लोग आपको इंडियन मिलेंगे, और शायद ही कोई एक आधा पाकिस्तानी आपको मिले। आप ये देखो इस वक्त जापान से आगे है, सोचो क्या ना, सोशल सिविक सेंस ना, किसी से गाली नहीं खाई, किसी ने उसको हुआ ना, वो इज्जत से घर आ जाए, समझो आप अपने माँ बहन के साथ जा रहे होते हैं, पीछे से एक गाड़ी आएगी, आपसे ताकतवर आदमी उसमें बैठा हुआ है, उसका प्रोटोकॉल है, आप उसको जगह ना दें, बस 1 मिनट जरा वो देखें, वो आपके बीवी बच्चों माँ बाप के सामने आपको जूते मारेगा, गोली मार देगा, कोई पूछने वाला नहीं। कह रहे हैं कि जब हम तुम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करें जो तुम्हारे तुम्हारे बड़ों की इज्जत ना करें, तुम्हारे छोटों से प्यार ना करें, तो बस समझ लेना कि तुम पे अल्लाह का अजाब मुसल्लत है। जो शराबी है सकते नहीं तो उठा के ले जाएंगे, मुझे फैंटी चढ़ाएंगे, ठीक ठाक जाएगा इधर। आपकी उम्र क्या है, आपको पता है वीगो आएगी, तो बताओ ना, इस मुल्क में तो जंगल का कानून है, डर का कानून, जिस डिप्राइव सोसाइटी में रहते हैं, जहां कोई कहने की सुनने की करने की को नुकसान पहुंचा के। अब सुबह एक दुकानदार आता है, मामूल है आप खड़े हो जाए किसी भी बाजार के अंदर, सुबह आएगा, अगरबत्ती जलाएगा, नाते चलाएगा या कुरान की तिलावत चलाएगा, हाथ में झाड़ू पकड़ेगा, दे धबाधब झाड़ू मार के सारा कचरा रोड पे करेगा, अपने दुकान के आगे पानी वानी छिड़केगा और कुर्सी लगा के बैठ जाएगा। वाह सर वाह, बड़ा अच्छा काम कर दिया बॉस आपने, बड़ा अच्छा काम कर दिया। नमाज पढ़ने जाते हैं गाड़ी बीच में लगा के, मतलब खैर, तो बहरहाल इस डिबेट में ना पड़े। तो हम रिसोर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सर रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है आगे डेफिनेशन भी आएगी, वैसे सुन लो। ऑल मटीरियल एंड नॉन मटीरियल थिंग, मटीरियल मतलब गुड्स, नॉन मटीरियल मतलब सर्विसेज, ऑल मटीरियल एंड नॉन मटीरियल थिंग्स दैट वी यूज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर अनलिमिटेड वांट। हर वो चीज जो चाहे मटीरियल हो या नॉन मटीरियल हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक ठीक है, जिससे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करें थ्रू एक्सचेंज, थ्रू कंसिडरेशन, थ्रू मनी, वो क्या है, वो रिसोर्स है। जैसे तुम्हारे घर में जो इंटरनेट है वो क्या है, वो तुम्हारा रिसोर्स है। जाओ, जाकर जाओ, अभी जाओ, और जाओ जाके बाहर जो है ना, वो एक काम करो अब्दुल हसीब, बाहर जाके पासवर्ड लिख दो अपने घर का, अपने इंटरनेट डिवाइस का ना, जो वाईफाई का पासवर्ड है ना, वो जाके लिख दे। नहीं सर क्यों, सर क्यों लिखूं, पागल थोड़ी ना हूं, मेरा डाटा है, मैं क्यों दूं किसी को। भाई क्यों नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारा रिसोर्स है। अबे वो घर में आते हैं ना रिश्तेदारों के साथ, एक बच्चा आता है जहरीला, डैशखोर, डैशखोर बच्चा आता ना घर में, साला कभी डाइनिंग टेबल पे चढ़ गया, और कभी साले ने गुलदान गिरा दिया, और साला कभी कुर्सी के नीचे घुस रहा है, चिप्स उठा के नीचे गिरा दिए, चाय गिरा दी साले ने, कप तोड़ दिया। क्यों बुरा लग रहा होता है भाई, छोटा बच्चा वो, हाँ, जिसको तुम लोग साइड पे ले जाके खोपचे में ले आके दे दबादब कूटते हो, है ना, चमाटे चमाटे चंबे कराते हो। क्यों कराते हो बे, क्यों कराते हो सर? क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेस को डैमेज कर रहा है। तो सर ये है रिसोर्स, हाँ, तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट है। हजारों हजारों लाखों मिलीलीटर बारिश होती है इस मुल्क के अंदर, हर साल सैलाब आता है, लेकिन मजाल है ये गधी कौम डैम बना ले, नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जागीरदारों का मुल्क है, फौजी ब्यूरोक्रेट्स हजारों हजार एकड़ जमीनें साले कब्जा करके बैठे हैं। जब डैम बनाने की बात आती है, इनकी जमीनें मरने लगती हैं, तो डैम नहीं बनने देते। उस चक्कर में हर साल हजारों एकड़ एग्रीकल्चर क्रॉप बर्बाद हो जाती है। अल्लाह आसमान से गल्ला उतारते हैं, हम साले समंदर में भागे फेंक देते हैं उसको। गधी कौम जिसे कहते हैं ना, गधी कौम, हमसे अच्छे बंगाली हैं, हमसे अच्छे इंडियंस हैं जो सैकड़ों डैम बना चुके हैं। सैलाब ब्यूरोक्रेट्स ने, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो और मैक्रो दोनों ग्रीक वर्ड है, पहले हम माइक्रो की बात करेंगे। माइक्रो क्या है जरा देखना, माइक्रो में जो आई है, कौन है भाई,
भाजी कौन है भाई, कौन है ये? ओ भाई अभी बंद करो। रहे ए मानू, पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, मिलियन पार्ट। ये एमसीक्यू में आया हुआ है, किस ग्रीक वर्ड से निकला है ये? मीक्रोज। क्या मतलब है मीक्रोज का? स्मॉल, विच मींस मिलियन और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ थिंग। देयरफॉर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, millionth or a smallest part of a thing. Therefore, in microeconomics, we look at the smaller picture of an economy and focuses more. क्या बोल रहे हो तनवीर भाई, तुम तो इंग्लिश में क्यों यूज कर रही है, क्या कह रही है? ओ भाई क्या बोल रहा है? हिज्जे कर दे भाई, हमें नहीं समझ आ रही तेरी। खत्म नहीं हो रहे भाई तेरे क्वेश्चन सॉल्व करने की, किताब लिख दूंगा मैं। कौन सा क्वेश्चन है तेरा? सर एडम स्मिथ का पॉइंट ठीक था, उसमें वेलफेयर क्यों जोड़ दिया एडम स्मिथ? अबे क्योंकि वेलफेयर के बगैर भी तो इकोनॉमी नहीं चलती ना अंग्रेज। ये एड का कॉन्सेप्ट, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ना होता, ये जो तो मिली है नालायकों, ये अगर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मामू देते तुम्हारे पैसे। लोन नहीं है वो, लोन तो आईएमएफ दे रहा है अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हमें एड मिली है, एड, इमदाद, इमदाद, इमदादी, इमदादी। वो इमदाद है मेरे लाल, खैरात है वो तुम्हें दुनिया की तरफ से। वो तो रोज साहब खाली हो गया, और जो है ना वो सारी जमीनें खा जाएंगे उनकी, और वो सही कर भांजे को भेज देते हैं, कभी भतीजे को भेज देते हैं, कभी नवासे को भेज देते हैं, कभी खुद आ जाते हैं, पलट पलट के लंदन से घूम के, अमेरिका से घूम के, कनाडा से घूम के, और भाई मुल्क का गार्लिक जिंजर कर दिया साला। चलो आगे। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, सो वी आर नाउ सपोज टू डिस्कसिंग द स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। अब जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो देखो भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन स्टडी अबाउट एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। जरा देखो मैंने मैसेज पे लिखा, ये कहीं लिख लेना बेटा। बात करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं, अभी मुझे पढ़ाने दे पहले। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये है इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर। क्या लिखा देखो, मैसेज आया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन स्टडी अबाउट एन इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर है। ठीक, अब ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर से मुराद क्या है? ये इंडिविजुअल एक इंसान भी है, ये एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल एक कमोडिटी भी हो सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक इंडिविजुअल, इसका नाम है अहमद सारिम। अहमद भाई, अहमद भाई, ये अहमद सारिम है। अब 22 करोड़ लोगों में से मैं अहमद भाई को स्टडी करूं कि अहमद की सैलरी क्या है, अहमद कितना टैक्स पे करते हैं, अहमद की सेविंग्स क्या है, अहमद किन किन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अहमद की फैमिली में कितने लोग डिपेंडेंट और कितने इंडिपेंडेंट हैं, अहमद किन चीजों की डिमांड कर रहे, सोसाइटी को किस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे। आई एम नाउ सपोज टू बी डिस्कसिंग अबाउट एन इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर। समझ रहे हो मेरी बात? अब जनाब, ये अहमद अहमद साहब की फैमिली है, अहमद साहब की फैमिली है, ये उनका घर है। ठीक, इस घर में रहते हैं अहमद की फैमिली में 6 लोग, अहमद 6 लोग ही हैं, अहमद की फैमिली में 6 लोग, अहमद 6 हैं। अच्छा 9 है, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। सर है ना? अब सर, इस फैमिली की इनकम क्या है? मिसाल के तौर पे अहमद और अहमद के अब्बा इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सर अहमद और अहमद के अब्बा इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो सर, ये 9 लोगों में से कितने इंडिपेंडेंट और कितने डिपेंडेंट हैं?
सर तो अब्बा और अहमद जॉब करते हैं तो ये हैं इंडिपेंडेंट, बकिया जो 7 लोग हैं वो डिपेंडेंट। इस फैमिली की इनकम क्या, इस फैमिली का कंजम्पशन बिहेवियर क्या, इस फैमिली, शुरू से ही बता रहा हूं नोमी, ध्यान से सुनिए प्लीज, इस फैमिली की इनकम क्या, इस फैमिली का एक्सपेंडिचर क्या, इस फैमिली की सेविंग बिहेवियर क्या, फैमिली में कितने डिपेंडेंट कितने इंडिपेंडेंट है, फैमिली कितना टैक्स पे कर रही है। तो सर व्हाट इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड। मिसाल के तौर पे एक इदारा हमने बिल्डिंग बनाई, एक इदारा जिसका नाम है सैलानी। अभी सैलानी क्या है सर, ये एक वेलफेयर ट्रस्ट है। सैलानी एक वेलफेयर ट्रस्ट है जो कि जिंदगी के कई सारे शोबों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंक्लूडिंग एजुकेशन, है ना, हेल्थ केयर, है ना, आईटी, कई सारे शोबों के अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो सर कितनी इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, और कहाँ कितने लोग जॉब करते हैं, कितनी सैलरी पे कर रहा है इदारा, कितना बेनिफिट एनुअल प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी को। सर व्हाट इट इज कॉल्ड, बोलो। इट वुड बी एन इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर। अब ये एक फर्म का बिहेवियर है, तो इट मे बी एन इंडिविजुअल पर्सन, इट मे बी एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इट मे बी एन इंडिविजुअल फर्म, इदारा, इंस्टीट्यूट। बोलो अग्रीड, बोलो अग्रीड। इंडिविजुअल कमोडिटी ले ली भाई, पाकिस्तान ये पेट्रोल, पेट्रोल की, मेरी बात, 70% हम इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल बेसिक इनपुट कॉस्ट है, इस ईयर पे इसकी रिफाइनिंग कॉस्ट क्या है, पेट्रोल की मदद से गवर्नमेंट कितना टैक्स रेवेन्यू। तो जब वो चाहे इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, इसे हम स्पॉटलाइट स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, स्पॉटलाइट स्टडी। ये एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट और बिहेवियर को स्टडी करेगी। कोई मसला, ग्रीक वर्ड मैक्रोस से निकला है, which means large. Therefore, in macroeconomics, we'll look at the big picture of an economy and study about an aggregate economic behavior. अब aggregate economic behavior क्या है, अब हम ये नहीं देखेंगे कि अहमद की सैलरी क्या है, 22 करोड़ लोगों में से कितने एम्प्लॉयड और कितने अनएम्प्लॉयड हैं। जो एम्प्लॉयड हैं, बेसिक थ्योरी से मतलब जो इंडिविजुअल से जुड़ी हुई हो, बेसिक थ्योरी पढ़ोगे आगे, इंडिविजुअल से जुड़ी हुई जो थ्योरीज है वो बेसिक कहलाती है। समझ रहे हैं मेरी बात मेरे बेटा, कितने एम्प्लॉयड और कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, और सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं। बोलो भाई, जो पूछूं उसका जवाब दें, अपनी तरफ से टाइप मत करें प्लीज। मैंने जो पूछा ये बताइए, अहमद और अहमद के अब्बा की सैलरी को ऐड करा तो अहमद की फैमिली इनकम निकल गई थी। इसी तरह जो पाकिस्तान में टोटल आबादी इंप्लॉयड है उन सब की इनकम को ऐड करूंगा तो क्या निकलेगा, मुल्क की नेशनल इनकम निकलेगी। सर पहले हम पढ़ रहे थे कि अहमद की फैमिली कितना टैक्स भरती है, किन चीजों की डिमांड करती है, कितनी सेविंग कितना इन्वेस्टमेंट करती है। अब हम ये स्टडी करेंगे कि इकोनॉमी का नेशनल आउटपुट क्या है, मुल्क टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। सुन रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो मेरी बात, मुल्क का टोटल नेशनल इनकम क्या है, नेशनल एक्सपेंडिचर क्या है, मुल्क की एग्रीगेट डिमांड क्या है। अब हम एक कमोडिटी की प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम जनरल प्राइस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम उर्दू में महंगाई और इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। सुन रहे हो मेरी बात, तो नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस व्हाट इट इज कॉल्ड। बोलो भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वी आर नाउ सपोज टू बी फोकसिंग डिस्कसिंग द एंटायर इकोनॉमी एट द वेरी मोमेंट। अब हम इंडिविजुअल नहीं, अब हम कलेक्टिव इकोनॉमिक बिहेवियर को देखेंगे। अब हम किसी एक कमोडिटी की प्राइस के बढ़ने या कम होने को नहीं, एवरेज प्राइसेस के बिहेवियर को देखेंगे कि पाकिस्तान में जनरल बिहेवियर क्या है प्राइस का। जैसे एग्जिस्टिंगली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एग्जिस्टिंग बिहेवियर प्राइसेस का क्या है, बढ़ रही है या कम हो रही है, बोलो। कमोडिटी मींस अशिया, गुड्स एंड सर्विसेज, बढ़ रही हैं, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अबे भाई ये किसको कम हो रही है, दानिश सराई क्या कम होता हुआ देख लिया भाई तूने। मेरे लाल दानिश, युगेंडा से ऑनलाइन हो, युगेंडा से ऑनलाइन हो। चले आगे। तो सर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझ में आया।
बोलो भाई। यस सर, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, अब जिन चीजों को मार्क करूं सिर्फ उन डब्बों को पढ़ लेंगे भाई। इसको छोड़ दो, पढ़ो जरा, 2 मिनट ले लो, पढ़ लो इसको, फिर मैं समझाऊं। भाई फिलहाल लेक्चर लेते हुए एक्स्ट्रा बातों, इसको जॉट डाउन करेंगे और काम की बातों को हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाकर लिखना है। अभी एग्जाम 3 महीने बाद है, 3.5 4 महीने बाद, तो तैयारी करनी है, एग्जाम्स लेने हैं, डिस्कशन करना है। तो मेरे भाई अभी लिखने का टाइम नहीं है, समझने का टाइम। हाँ, कोई एक्स्ट्रा चीज मैं बोलूं लिखना है तो वो लिख लिया करो साइड पे कहीं, बाद में लेक्चर अपडेट कर लो, देख लो, रिकॉर्डिंग भी है माशाल्लाह तुम्हारे पास, तो बड़े ऑप्शन है कि भाई यहाँ क्लास का लेक्चर भी सुना सर का, बाद में जब दिल करा पोर्टल पे गया, रिकॉर्डिंग देखी, अपने अपने लेक्चर को अपडेट किया। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मेरा बेटा। देखो, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका आने जाने का टाइम बच रहा है, रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा आपका। तो घर पे अगर आप कर रहे हैं तो ये तो ब्लेसिंग है आपके लिए। तो आप अपने टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करें। प्रिंट आउट नहीं करो, देखकर कॉपी कर लो, काम की बातें मोबाइल पे भेज दिया भाई, क्यों पैसे जाया कर रहे हैं। सकीना बेटा, इतनी महंगी प्रिंट आउट है, करोगी, अब्बा के पैसे जाया क्यों करा रही बेटा। कॉपी करेंगे तो खुद ब खुद अपने नोट्स बनाना शुरू हो जाएंगे आप। चलिए जल्दी से इन 3 पॉइंट्स को रीड आउट करिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रीड आउट करिए, सो विल डिस्कस। आगे, आपकी फैमिली की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड है। पूरे मुल्क में जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड है। आप जो पेट्रोल खरीद रहे हैं, आप जो ग्रोसरी खरीद रहे हैं, सुन रहे हो, आप जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी इंडिविजुअल डिमांड है। और सारे पाकिस्तानी मिलकर 12 महीने में जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी एग्रीगेट डिमांड है। समझ रहा है भाई? समझ रहा है अहमद? वो एग्रीगेट एवरेज वाला होता है तनवीर, वो एवरेज वाला एग्रीगेट होता है। देखो कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट। अब आप कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिव देखते हैं, इंडिविजुअल इनकम नहीं, नेशनल इनकम। इंडिविजुअल डिमांड नहीं, एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं, एग्रीगेट सेविंग एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। फिर नीचे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, हर एक कमोडिटी की जो प्राइस डिटर्मिनेशन है ना, 1 लीटर पेट्रोल कितने का, एक इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कितने का, एप्पल का एक फोन कितने का, बाटा का एक शू कितने का, टोयोटा का एक व्हीकल जीएलआई एक्सएलआई एल्टिस कितने की, फॉर्च्यूनर कितने की, है ना, डबल केबिन कितने की। सुन रहे हो मेरी बात? आप कोलगेट का टूथपेस्ट कितने का, ठीक है, गैस का एक यूनिट कितने का, बिजली का एक यूनिट कितने का। तो सर ये जो प्राइस है इंडिविजुअल कमोडिटी की, हर एक कमोडिटी की प्राइस की जो डिटर्मिनेशन है, ये कौन डिटरमाइन करके देगा? इंडिविजुअल इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस डिटर्मिनेशन किसके अंडर में है? सर, every individual commodity is now supposed the price of an every individual commodity is now supposed to be determined by microeconomics through two fated market forces of demand and supply। ये आगे पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल ये जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस, देखो ना, जिस मुल्क में हम रहते हैं उसी मुल्क के अंदर देख लो, अलग अलग कमोडिटी की प्राइस अलग अलग मैकेनिज्म से तय होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसीलिए इसीलिए नीचे देखो, लास्ट वाला पॉइंट देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, शाबाश, प्राइस थ्योरी। बिकॉज ये प्राइस डिटर्मिनेशन से एसोसिएटेड है। ये कमोडिटी, वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज, फला डॉक्टर की फी क्या है सुन रहे हो? अरे भाई सुन रहे हो? तो सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या है?
कि कौन सा रिसोर्स कितना और कहाँ है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है। एलोकेशन का मतलब आइडेंटिफाई करना, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना। जैसे मिसाल देके समझाऊं कि पाकिस्तान में ऑयल कितना है, पाकिस्तान में गैस कितनी है, पाकिस्तान कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, पाकिस्तान के पास कितने पैसे हैं फ्लड रिलीफ के लिए, कितने पैसे हैं मिलिट्री बजट के लिए, कितने पैसे हैं तालीम, कितने पैसे हैं सेहत। ये क्या कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो, बांट रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, पर्पस इंगेज कर रहे हो। एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, यूटिलाइज करना स्पेसिफिकली। चलूं आगे, स्टडी द बोलो। ये सारे मैक्रो के कॉन्सेप्ट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये कौन सी इनकम, नेशनल इनकम, कौन सा एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, जिसे आप मतलब रोजगार और बेरोजगारी की शरह और उसका रेट कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पॉटलाइट स्टडी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्लड लाइट स्टडी है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सुन रहे हो, सागदार अंकल अपने घर का बजट बनाएंगे, मुल्क का बजट बनाएंगे। साथ साथ रुकिएगा 1 मिनट बस। तो जरा ग्रुप से जो लोग देखना चाहें ग्रुप पे देख लें, वरना मैं स्क्रीन तो शेयर कर ही दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया भाई, ग्रुप पे शेयर भी हो गया, स्क्रीन आ गई। अच्छा ये देखो, ये नीचे क्या बना हुआ है, ये डायग्राम कौन सी डायग्राम पूरा करने के लिए दिया हुआ है, बोलो। ये है 4 सेक्टर डायग्राम। तो इसे कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं घर में प्रैक्टिस के लिए। अब आगे आ जाओ, ये वाला एरिया देखना है, ये हाईलाइट किया सर ने। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना है एज माइक्रो और मैक्रो। अच्छा जी, द प्राइस ऑफ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, बोलो भाई, बोलो। पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में, पेट्रोल की प्राइसेस का डिस्कशन, ये माइक्रो है या मैक्रो? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बताओ क्या पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल की प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं या सैकड़ों की तादाद में? सर ऐसे तो बस 336 चीजें हैं सर, लेकिन सिर्फ पेट्रोल की प्राइस का कम या ज्यादा होना, इट वुड बी अ माइक्रो इशू, बिकॉज ये इंडिविजुअल कमोडिटी है मेरा बेटा। चलो आगे, बिल्कुल सही बोला फातिमा बतूल ने, बिल्कुल सही बोला। अब आया ये मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है पहले सुन लो। देखो मैंने एक नीचे से डेफिनेशन भी दी है, यूज अ वेराइटी ऑफ टेक्निक टू इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट विद इन द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू मीट फिस्कल मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव। अब ये होता क्या, पहले सुन लो। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे मुल्क में हर 2 महीने बाद डिजाइन होती है, बाई मंथली पॉलिसी, हर 2 महीने बाद डिजाइन होती है, और हर 2 महीने के बाद इस पॉलिसी का रिव्यू होता है बेटा जी।
अब हर 2 महीने के बाद जब गवर्नमेंट ये मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करती है तो इसमें 2 चीजों को, ये पॉलिसी स्पेसिफिकली मैं यहाँ लिख के आपको टाइप करके भेज रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन और फॉर्मुलेट करता है हमारे मुल्क का सेंट्रल बैंक, जिसे हम SBP दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। मैसेज आ गया सबको? ठीक है। मैं यार 5:30 बजे ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना? मैं 5:30 बजे ऑफ कर दूंगा, ठीक है? मैं 5:30 पे ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना? तो नमाज पढ़ लीजिएगा आप। अभी यहाँ पर रहिए साथ, जरा ना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, बीच में छोड़ नहीं सकते बेटा। अब सुनिएगा मेरी बात। सर ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारे मुल्क में सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है, डिजाइन करता है, फॉर्मुलेट करता है। इसमें 2 चीजों को टारगेट किया जाता है। नंबर वन रेट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर टू नंबर 1 मनी सप्लाई। नंबर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इंटरेक्टिव रिस्पॉन्स है, जिससे मुल्क में इन्फ्लेशन, मुल्क में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मुल्क का लेवल ऑफ आउटपुट सब डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें स्टेट बैंक के तमाम एक्सपर्ट्स बैठते हैं और ओवरऑल मनी सप्लाई देखते हैं कि मुल्क में मनी का वॉल्यूम क्या है। ठीक है। मोहम्मद कासिम भाई, मुझे समझ नहीं आ रही आपने क्या लिखा है। सर माइक्रो, सर पेट्रोल माइक्रो कोई है तो टोटल नेशनल पर इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या बोलना चाह रहा है बेटा? मेरे भाई दोबारा सुनिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी तो बहुत लंबी चीज है, वो मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी के टूल क्या क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट मनी सप्लाई को स्टडी करती है, टोटल मनी सप्लाई जो मुल्क के अंदर है, तमाम बैंकों के अंदर जो पैसा मौजूद है। और दूसरा दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अबे भाई अभी तो समझाया पेट्रोल माइक्रो क्यों है मेरे भाई कासिम, अभी तो बताया माइक्रो है ना भाई एक घंटा। तो भाई जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैं माइक्रो को हाईलाइट करूंगा येलो से, मैक्रो को हाईलाइट करूंगा ग्रीन से। तो ये वाला मैक्रो है, ये वाला मैक्रो, ऊपर वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो प्रोड्यूस किया 4,500 व्हीकल इन 2000 है, इसकी प्रोडक्शन माइक्रो एनालिसिस इंडेक्स की बात करें तो यार हमें क्या की चीजों की इस बास्केट के अंदर मेरा बेटा भी होती है। सुन रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मैं और आप अपने घर में क्या कुछ खरीदते हैं, सर हम घर की ग्रोसरी भी खरीदते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन भी एक्वायर करते हैं, तो ये बास्केट ऑफ कमोडिटी है। अब महंगाई आ रही है या नहीं आ रही है, और इन्फ्लेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पाकिस्तान में एवरेज प्राइस, जनरल प्राइस एवरेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, ये कैसे पता चलता है जरा समझिएगा। आप जनवरी के महीने में गए राशन लेने घर का, तो घर की ग्रोसरी, यूटिलिटी का बिल, बच्चों की तालीम का खर्चा, मेडिकल का एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आपको पड़ी 80,000 रुपए। जनवरी के महीने में आपने एक बास्केट खरीदी जिसमें क्या क्या है, जिसमें आपके घर का राशन है, पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, बच्चों की फीस का खर्चा, इंटरनेट, टीवी केबल, जूते, कपड़े, खाना पीना, दवाइयां, आप जितनी चीजें एक महीने में लेते हैं सब आपने 80,000 की खरीद ली। ठीक है। ये कब हुआ भाई? ये कब हुआ? ये हुआ जनवरी में। ये कब हुआ मेरे बच्चों? ये जैन में आपको बास्केट कितने की पड़ी? जैन में ये बास्केट आपको कितने की पड़ी सर? एक दोबारा गए, सेम कमोडिटी, सेम क्वांटिटी, सेम इन्वेंट्री आपने परचेज की। अब जब आप 82,500 रुपए आपके जो सामान आपने खरीदा हो, उसमें से कुछ छोटी मोटी चीजें सस्ती भी हुई होंगी। जैसे देखो रुपए किलो भी मिलती थी आज से 6 7 8 महीने पहले, और अब 200 रुपए आपने खरीदा मेरा बेटा कितने रुपए का? 82,500 का। अब हो सकता है इसमें कुछ चीजें सस्ती भी हुई हो सकता है कुछ चीजें महंगी भी हुई हो। क्या बोला मैंने? हो सकता है कुछ चीजें सस्ती हुई हो, और बहुत मुमकिन है कि कुछ चीजें महंगी हुई हो। सही है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर वो 80,000 की बास्केट 82,500 की हो गई है, तो क्या अंदाजा है, ज्यादा चीजें सस्ती हुई होंगी या ज्यादा चीजें महंगी हुई होंगी? एवरेज प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने महंगाई बढ़ गई है। हालांकि शायद कुछ चीजें सस्ती भी हुई होंगी, लेकिन एवरेज में प्राइस लेवल बढ़ गया। बताओ अब ये एक कमोडिटी है या एवरेज बास्केट है?
इसमें एक घरेलू, एक फैमिली की तमाम जरूरत की चीजें हैं, तो ये एक कमोडिटी की प्राइस का बढ़ना हुआ या जनरल प्राइस का बढ़ना हुआ? बोलो, ये एक प्राइस का बढ़ना हुआ या एवरेज हुआ? तो खुद बताओ, ये माइक्रो हुआ या मैक्रो? बोलो, ये माइक्रो दिखा रहा है, अग्रीड? मनीष भाई, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ फैमिली जो है वो दो है। जो लेते हो उस राशन की बास्केट में है, लेकिन एक फैमिली चीजें कितनी ले रही है? एक चीज ले रही है, दो चीज? फैमिली तो एक ही है, लेकिन बोलो भाई, आटा होता है, फाइन हर महीने खरीदती है, का एवरेज है, तो ये आपकी फैमिली में भी ये 300 चीजें आती होंगी, मेरी फैमिली में भी ये 300 चीजें आती हैं। अब ये 300 चीजों का एवरेज है, तो ये एक कमोडिटी तो ना हुई ना। भले फैमिली एक है, मैं फैमिली को स्टडी नहीं कर रहा हूं, मैं तो फैमिली की बास्केट ऑफ वैल्यू को, मैं तो फैमिली की बास्केट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। भाई साहब, इम्तियाज की बास्केट में तो सब कुछ नहीं होता। बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, टीवी केबल का बिल, इंटरनेट। नहीं नहीं, ना कर रहे मेरे भाई, दानिश सराय फैमिली से बाहर निकले। में 300 चीजें हैं, जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसे कैलकुलेट करता है। किसी भी शहर के अंदर 100 से ज्यादा घरों का एक एवरेज निकालता है। हर हर जोन में से 20-20 लोग ले लिए। अब 20 में हैं, बता। ये माइक्रो है, माइक्रो सकीना, ये माइक्रो है बेटा। आ गया ये। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में डबल डिजिट में है। इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर, हर हर कोने में है। अबे भाई, अबे तो अल्लाह को मान यार, बहुत सवाल करने से पहले अपने आप से तो पहले सवाल किया। अगर इन्फ्लेशन अगर 5% होती, 6 होती, 7 होती, 8 होती, 9 होती, 10, तो 9 तक सिंगल डिजिट में है। तो हमारे मुल्क गवर्नमेंट कुछ असिस्टेंस दे रही है। जैसे आपको याद होगा, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ साहब से पहले, तो शहबाज शरीफ साहब लोगों ने आते ही पेट्रोल को महंगा किया था कि भाई मुल्क का खजाना खाली है। मुल्क का खजाना खाली है। खान के दौर में पेट्रोल खरीदा करते थे तो 160 रुपए लीटर था। तब जब हम 160 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाते थे, तो गवर्नमेंट, सुनना मेरी बात, तो गवर्नमेंट अपनी जेब से करीबन, अपनी जेब से करीबन 25 से लेके 30 रुपए अपनी जेब से डालती थी। यानी कि हम देते थे 160 रुपए पेट्रोल पंप वाले को। फार टाइगर, मैं तेरे जज्बात समझ रहा हूं, अभी मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। सर, पहले जब हम 1 लीटर पेट्रोल डलवाते थे तो हमारी जेब से जाता था, हमारी जेब से जाता था 160 रुपए। बाकी 25-30 रुपए गवर्नमेंट अपनी जेब से उस लीटर की देती थी। इसे सब्सिडी कहते हैं। ठीक है। अब आओ, गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी ऑन मेडिसिन। गवर्नमेंट किस पे सब्सिडी दे रही है? सारी चीजों पे या सिर्फ एक मेडिसिन पे? सर, ये माइक्रो हो गया। टोटल इंपोर्ट्स ज्यादा है, तो बताओ ये जो मुल्क में टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है सर। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आगे बढ़े। फिस्कल पॉलिसी, जिसे आप बजट कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी जिसे आप बजट कहते हैं, जो मुल्क का सालाना बजट होता है, माइक्रो है या? आबिद 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 ने टैक्स भरा है 10,000 का, तो ये जो आबिद को पाकिस्तान में निजाम कुछ बेहतर हो रहा है। ठीक है, आपने देखा ये ग्रीन लाइन बसें बन रही है, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, अभी खवातीन के लिए पिंक लाइन बस बन रही है। नाम सुना है आपने? खुदा के वास्ते ये ना समझना ये सिंध हुकूमत अपने पैसे खर्च कर रही है। सिंध हुकूमत तो अपने अब्बा से भी रिश्वत ले ले, इतनी चोर है ये, अल्लाह माफ करे। ये पैसे जो इस वक्त खर्च हो रहे हैं, ये सी पैक का के प्रोजेक्ट के जिम्मे में एशियन डेवलपमेंट बैंक मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसे लगा रहा है। ये जो पैसे लग रहे हैं ना, अभी सारे रोड जो बन रहे हैं, ग्रीन लाइन, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक सिंध हुकूमत को पैसे दे रहा है, और ये वो खर्च कर रहा है कि भाई ये सारा खर्चा एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। बस ये रोड वोड जो बन रहा है ना, ये प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरा करवा रहा है ये। समझ रहे हैं?
ये है क्या बेसिकली, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पता है तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में? तो ये सीपेक के नाम से जो हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट हो रही है मेरे बच्चों, ये बुनियादी तौर पे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, समझ रहे बड़ी बात में, ये मैक्रो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, ठीक है भाई। तो सर ये आज प्रैक्टिस भी हो गई माइक्रो मैक्रो की, ये ग्रुप पे शीट भेज दी गई है, प्रैक्टिस बाद में कभी दोबारा करना चाहें तो कर लें, कोई रिजर्वेशन हो तो मैसेज कर लीजिएगा। नहीं आज कोई होमवर्क नहीं है, ये मैंने खुद ही करा दिया ना, ये मैंने खुद ही करा दिया ना आपको। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह यहाँ से आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बस वो नमाज ब्रेक मैंने चूंकि नहीं दिया था तो मैं अब नमाज ब्रेक भी दे रहा हूँ और ऑफ भी कर रहा हूँ, ठीक है। दुआओं में याद रखिए, मैक्रो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूरे पाकिस्तान में हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल राफे। और सीपैक का प्रोजेक्ट तो चारों सूबों को लिंक कर रहा है ना, शुरू बलूचिस्तान से हुआ है, अब वो बलूचिस्तान से सिंध, सिंध से पंजाब, पंजाब से केपीके। अच्छा वो मुल्क की एक्सपोर्ट्स, टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान पूरे साल में जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है उसका जो डिफरेंस है वो या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट।